अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मैम जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो टेंसर है। पहले जो हम लोगों ने क्रॉनिकल डेल्टा, उसके अलावा समीशन कन्वेंशन वगैरह पढ़ा है, ये सारा का सारा वही है, उसी को कंबाइन करके टेंसर बनाया है। इसमें सेम एज इट इज ही प्रीवियस वाले जितने भी प्रूफ वगैरह हैं वो भी आगे जाके एज इट इज ही यूज होंगे। We know that a scalar is a quantity whose specification is any coordinate system requires just one number. स्केलर हमारे पास क्या, बताएं जरा मुझे, स्केलर क्या क्वांटिटी है। फर्स्ट लेक्चर में जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था स्केलर एंड वेक्टर के अंदर डिफरेंस जो भी है। मैम स्केलर में जस्ट मैग्नीट्यूड बताई जाती है, वेक्टर में इसके साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है। बिल्कुल, बस यही माइनर सा डिफरेंस है उसके अंदर। स्केलर इज अ क्वांटिटी whose specification requires just one number. स्केलर एक क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ एक वन नंबर की रिक्वायर्ड होती है उसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर डायरेक्शन होगी तो ही उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें उसको पॉइंट से स्टार्टिंग और एंडिंग तक डिफाइन करना पड़ता है, जैसे वेक्टर को करना पड़ता है। On the other hand, a vector is a quantity whose specification is any coordinate system requires three numbers. वेक्टर को डिफाइन करने के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है और उसके अंदर उसके थ्री कंपोनेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, जो कि आई जे के कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको सेपरेट किया है। तो स्केलर के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत होती है, जबकि वेक्टर के लिए हमारे पास थ्री क्वांटिटीज की जरूरत होती है, जो क्वांटिटीज आई जे के हिसाब से हमारे पास आती है। स्केलर एंड वेक्टर Scalar and vectors are both special cases of more general object called a tensor. स्केलर और वेक्टर को कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास जो है टेंसर वन बाय वन डिफाइन होता है। टेंसर कहता है स्पेशल केस है, इन दोनों का आगे फर्दर जो है जनरल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जनरल कैलकुलेशन की अकॉर्डिंग, इन दोनों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फर्दर हमारे पास जो है वो टेंसर इंट्रोड्यूस हुआ था। वो स्पेसिफिकेशन इज एनी गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड, उसके अंदर जिसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए 3 की पावर n है यहाँ पे। क्वांटिटीज जो है इसकी टेंसर की स्केलर और वेक्टर के हिसाब से इसके कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसके डिफरेंट होते हैं। इसको हम n कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर जो है वो सिर्फ थ्री कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होता है। आगे जो इसकी फर्दर मोर जनरल फॉर्म है उसे हम टेंसर बोलते हैं, जो थ्री से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन होती है। टेंसर के अकॉर्डिंग हम अपना कंपोनेंट्स यानी कि स्केलर और वेक्टर दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी के थ्री के पार हमारे पास n है, इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर्स अगेन कार द कंपोनेंट टेंसर, टेंसर के कंपोनेंट्स ही कहलाएंगे जिसमें भी ये टेंसर की फॉर्म आएगी। इसी से हम स्केलर और वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। स्केलर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन फैक्ट स्केलर आर टेंसर, जनरल फॉर्म है टेंसर स्केलर और वेक्टर की। टेंसर से हम स्केलर ड्रा किस फॉर्म में करेंगे? इन ऑर्डर स्केलर आर टेंसर्स ऑफ ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जीरो के जो टेंसर्स हैं वो स्केलर कहलाएंगे। विथ 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। टेंसर के ऊपर जिसके एलिमेंट्स हैं 3 की पावर n की फॉर्म में हमारे पास के कंपोनेंट आएंगे। फिर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम पावर जो है सिस्टम कोऑर्डिनेट्स में वो 0 ले लें, n की पावर 0, तो समथिंग पावर 0 हमारे पास क्या आता है? 1। तो कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे? 1 कंपोनेंट आएगा जो ऑटोमेटिकली ही हमारा टेंसर स्केलर को डिफाइन करेगा। स्केलर के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट होता है। एंड वेक्टर आर टेंसर्स ऑफ ऑर्डर 1, और जो वेक्टर्स हैं वो टेंसर के 1 ऑर्डर के हैं। बिकॉज 3 की पावर आप यहाँ पे 1 लेंगे तो इट इज इक्वल टू में कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे? 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। यही चीज मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन की है। स्केलर जो है क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत पड़ती है, जबकि वेक्टर जो है उसकी क्वांटिटी को स्पेसिफिकेशन करने के लिए थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग थ्री कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। स्केलर और वेक्टर के आगे मोर जनरल फॉर्म जो है वो हमारे पास टेंसर है। टेंसर के अकॉर्डिंग हम वेक्टर और स्केलर को डिफाइन कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ टेंसर का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। टेंसर का ऑर्डर आप 0 लेंगे तो आपके पास स्केलर आ जाएगा, और अगर टेंसर का ऑर्डर आप 1 लेंगे तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा। द ऑर्डर ऑफ रैंक ऑफ अ टेंसर इज एफिशिएंटली डिफाइनिंग इन अदर कंपोनेंट्स फॉर्म। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव अ डिफरेंट कंपोनेंट्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमारे पास जो है टेंसर का जो ऑर्डर है उसके रैंक के अकॉर्डिंग कहता है इफेक्टिवली द नंबर ऑफ सुफिक्स यूज्ड इन इट। सुफिक्स बताएं क्या है। मिड के बाद जो पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने इसको बताया था ये सुफिक्स मर्कज क्या चीज है। रिपीटेड इंडेक्स मैम, बिल्कुल इंडेक्सेस डमी है, को उसका नेम सिर्फ चेंज किया हुआ है। मैम इंडाइसिस डाइसिस है, इसका जस्ट नेम है, सुफिक्स नेम उसका डिफरेंट लिया हुआ है। इसको आप इंडाइसिस भी यहाँ पे बोल सकते हैं। रैंक जो है कहता है ऑर्डर और रैंक ऑफ अ टेंसर। टेंसर का कोई भी ऑर्डर या उसका रैंक बताना है, तो उसके अंदर जितने भी इंडिसेस यूज होंगे उससे हम बता सकते हैं कि हमारे पास इसका टेंसर का ऑर्डर क्या आ रहा है। अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे माइंड में रखना है आपने, ऑर्डर और रैंक का वर्ड यूज किया हुआ है। टेंसर का ऑर्डर पूछा जाए या टेंसर का रैंक पूछा जाए, दोनों चीजें एक ही चीज है। जैसे इंडेसिस और सफिक्स दोनों एक ही चीज के नेम है, इसी तरह यहाँ पे भी इसके दो डिफरेंट नेम नहीं है, जो डिफरेंट नेम के साथ एक ही चीज को स्पेसिफाई किया गया। इसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे हम आगे जाके, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड और हाईएस्ट ऑर्डर तक टेंसर जो है वो डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है उसको डिफाइन करना है हमने पावर्स के अकॉर्डिंग, और अपना टेंसर डिफाइन करते जाना है। इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ईजी है ये। सबसे पहले होता है 0th ऑर्डर टेंसर, तो दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको डिफाइन किया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अदरवाइज 0 ऑर्डर टेंसर जो है ये देखें इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्केलर में। 0 ऑर्डर का टेंसर पूछा जाए कि टेंसर का ऑर्डर जो है वो अगर 0 हो गया है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो स्केलर में। टेंसर का ऑर्डर 1 में कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में आती है। यहाँ पे 0th ऑर्डर के आगे देखते हैं टेंसर के साथ और स्केलर भी लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ टेंसर की पावर्स को 0 अभी फर्दर हमने डिफाइन करना है, फिर हमने उसकी फर्दर मेन क्वांटिटी को डिफाइन करते हुए अपनी आगे थ्योरम्स वगैरह प्रूव करने हैं। 0th ऑर्डर टेंसर है बाय अ स्केलर, और 0th ऑर्डर टेंसर is meant a quantity uniquely specified in any coordinate system by a single real number। एक सिंगल रियल नंबर के साथ हम स्केलर को डिफाइन करते हैं। अब सिंगल रियल नंबर जो है वो हमारे पास किस टाइप का नंबर होगा वो हम पे डिपेंड करता है, या जो हमने स्केलर चूज किया था उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे हम टेंसर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको एज इट इज ही लेंगे। विच इज इनवेरिएंट अंडर चेंजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज विच डज नॉट चेंज व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंज। इनवेरिएंट क्या था हमने कल, स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर। किसी ने उसे रिवाइज किया दोबारा से? स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर हमने जो कल किया था उसमें भी ये लाइन लिखी हुई थी, और हमने उसको शो भी किया था जब अपने क्वेश्चंस के अंदर उसको शो किया था कि आप इनवेरिएंट डैश ले लें या एज इट इज ही इनवेरिएंट ले लें, दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है। हाँ भी यही चीज बोली गई है, विच इज इनवेरिएंट अंडर चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज विच डज नॉट चेंज व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंज। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर चेंज भी होगा तो इनवेरिएंट ऑपरेटर जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है।
ये देखें कल एक प्रूफ भी किया था हमने स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। कंपोनेंट जो है आई जे के ले लें या आई डैश जे डैश के डैश ले लें, उसके हिसाब से वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट्स हमने चूज किए थे। डैश वाला जो है वो डैश पे अप्लाई होगा, डी वाला डी पे, दोनों में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज ही रहता है, दोनों चीजें सेम ही कहलाती हैं। सिर्फ हम उसको सेपरेट शो करने के लिए अपने डैशेस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से डैश अप्लाई करते हैं और सिंपल वाले के हिसाब से हम उसको सिंपल ही अप्लाई करते हैं। इसका स्क्वायर नहीं होता, इसलिए उसको डैश के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे उसने दोबारा से रिपीट किया, लाइन जस्ट विच इज इनवेरिएंट अंडर चेंजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज विच डज नॉट चेंज व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंज। जैसे फाई इज द वैल्यू ऑफ अ स्केलर, किसी भी स्केलर की वैल्यू अगर फाई हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के में ली है, एंड फाई डैश इट्स वैल्यू इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के डैश, सेम स्केलर की वैल्यू किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम के डैश के अंदर डिफाइन है जो कि फाई डैश है, देन बोथ आर इक्वल, फाई इज इक्वल टू फाई डैश और फाई इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट, फाई जो है वो के कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिपेंड कर रहा है तो x1 x2 x3 होगा, डैशेस में है तो वो डैशेस के साथ ही अप्लाई होगा। Thus, a tensor of order 0 is called a scalar invariant. Zeroth order tensor स्केलर कहलाता है और जीरोथ ऑर्डर टेंसर जो है वो स्केलर इनवेरिएंट भी कहलाता है, क्योंकि इनवेरिएंट ऑपरेटर जो है, स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अब उसे क्यू में ले लें या क्यू डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लें। नेक्स्ट पे है फर्स्ट ऑर्डर जीरो टेंसर, वेक्टर भी इसे बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है हमारे पास, एन एंटिटी या क्वांटिटी रिप्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वेव। यहाँ पे जस्ट हम जिस फॉर्म में वेव में यूज करेंगे उसे हमने ए लिया है, कंपोनेंट लिए हैं इसलिए हमने उसको ए में लिया है, अदरवाइज ये डिफरेंट कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी शो किए जा सकते हैं। एन एंटिटी या क्वांटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय अ सेट ए आई मीन A1 A2 A3, आगे मेंशन भी किया ऑफ 3 के साथ, ये देखें इसमें दैट इज 3 पावर 1, ये टेंसर ऑर्डर 1 का लिया है। These numbers are called components relatively to a coordinate system K, किसी भी coordinate system K में से लिए is called a first order tensor। टेंसर की पावर जब हम 1 लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सी भी यहाँ की क्वांटिटी यूज की है, जैसे कि उसने यहाँ पे ए आई के साथ किया और आई के लिए वही स्पेसिफिकेशन बता दिया कि 3 नंबर्स हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर से हमारे पास ये 3 नंबर्स आएंगे टेंसर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कहलाता है। इफ इट्स कंपोनेंट्स ट्रांसफर्स अंडर चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द लॉ, इसके कंपोनेंट जो है वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन की अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिफाइनिंग कंपोनेंट के फॉर्म में के डैश से के में या के से के डैश में होगी। ये जो मैंने वैल्यू हाईलाइट की है ये कहाँ से ली है हमने, जस्ट कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे डिफाइन करना है, के और के डैश के कंपोनेंट्स को। ये डायरेक्शन कोसाइंस है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग है ये डायरेक्शन कोसाइन। इसमें डायरेक्शन कोसाइन के कंपोनेंट जो है वो ए जे डैश जो है वो के डैश के हैं, ए आई जो लिया हुआ है वो के में से लिया हुआ है, जे का मतलब सिर्फ जे एक्सिस के अकॉर्डिंग है और के का मतलब जो है वो के कोऑर्डिनेट सिस्टम में से है, और आई जो है वो आई एथ एक्सिस है और के कंपोनेंट्स के अंदर से लिया है के कोऑर्डिनेट सिस्टम के नीचे। वेयर ए जे डैश आर कंपोनेंट्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेंशन भी किया हुआ है सारा के डैश में से, एंड एल जे आई डायरेक्शन कोसाइंस है जो हम पहले भी कर चुके हैं, जिसके अंदर एंगल जो है वो जे एंगल और आई एंगल है, लेकिन जे एंगल जो है वो के डैश का और आई एंगल जो है वो हमारे पास के अकॉर्डिंग है। इक्वेशन 1 is called the transformation law of the components of first order tensor, that is vector, if the equation represent the following 3 quantities। हमारे पास जो इक्वेशन है वो फॉलोइंग 3 क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगी, ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करेगी, पहले भी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जे और आई को वैल्यूज देंगे, पहले जे को वैल्यूज दें 1 2 3 के साथ, फिर उसके अंदर वैल्यू जो है वो आई के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर लें, या आप आई को पहले दे दें और जे को सब्स्टिट्यूट कर लें, दोनों कंडीशन सेम है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मेंशन करेंगे A1 डैश A2 डैश A3 डैश के साथ, ये
लेफ्ट साइड जो है वो मैट्रिक्स में आ गई है, राइट साइड पे जो है कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में लिखा है, और ये इक्वल के साइन के साथ A1 A2 A3 नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट का साइन आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बनती है। द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यहाँ पे डिफाइन करना है। चेंज देख ले दोनों में क्या चेंज है। ये मेरे पास बन रहा है ए आई इज इक्वल टू एल जे आई ए जे डैश, वहां पे हमने ए जे डैश था लेफ्ट साइड पे लिया था, ए आई राइट पे लिया था। इसमें कोई भी जो है कंपोनेंट का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है। आप यहाँ से ए आई को स्किप करना चाहते हैं तो आप ए आई को जो है राइट साइड से लेफ्ट पे ले जाए, लेफ्ट से राइट पे ले आए, कोई भी इफेक्ट नहीं आता। डायरेक्शन को साइन के डैश से के में ले लें या के से के डैश में ले लें, दोनों चीजें सेम है। यहाँ पे भी वही चीज प्रेजेंट की हुई है, इसको दोबारा से रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, वही चीज डिफाइन की हुई है। आगे फर्दर उसको दोबारा से वैल्यूज दी है, आई और जे और के को वैल्यूज दी है। वैल्यूज देने के बाद दोबारा से मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो देखिए आपके पास क्या चीज बनी है। यहाँ पे एक मेरे पास ये फॉर्म है, मैं दोनों को कंपेयर करूंगी थोड़ा सा माइनर करके ताकि दोनों आपको शो हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस देखें। ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ला है, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के को के डैश में या के डैश को के में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स के कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे। ये देखिए मेरे पास पहले राइट साइड पे A1 A2 A3 और लेफ्ट पे A1 डैश A2 डैश A3 डैश है। मैंने जैसे ही कंपोनेंट चेंज किए, अगर आप देखें तो जो मैट्रिक्स सारा कोफिशिएंट का L11 L12 L3 13 वाला, ये मैट्रिक्स भी जो है ये कन्वर्ट हो गया इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, इसी तरह अगर आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड इसलिए यूज किया है, ऑटोमेटिकली ही कन्वर्टिंग फॉर्म में इसका ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। कोफिशिएंट्स भी चेंज हो जाएंगे जैसे ही हम अपने A1 A2 A3 को चेंज करेंगे, A1 डैश A2 डैश A3 डैश के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन की है। मैं थोड़ा सा उसको दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो है वो क्या किया। पहले स्केलर की डेफिनेशन थी, उसके बाद हमारे पास वेक्टर की डेफिनेशन की, वेक्टर क्या चीज है। फिर फर्दर टेंसर जो थी, इनकी ही एक जनरल फॉर्म है जिसके अंदर हम वेक्टर और स्केलर को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जीरोथ ऑर्डर टेंसर यानी कि स्केलर ही था, उसे हमने इनवेरिएंट ऑर्डर के अंदर डिफाइन किया था स्केलर इनवेरिएंट के तौर पे। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर था, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के अंदर हमने पहले तो उसको डिफाइनिंग किया, फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई किया कि A1 A2 A3 जो है वो डैशेस में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्टिंग फॉर्म में चेंज किया। चेंज करने से अगर आप देखें तो मैट्रिसेस के भी चेंज आ जाते हैं। A1 A2 A3 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तो कन्वर्ट होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंपोनेंट। अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर है, सेकंड ऑर्डर में 3 की पावर 2 आएगी। अब इसमें कंपोनेंट जो है वो सेकंड ऑर्डर का इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम ही आएंगे, लेकिन इसमें कंपोनेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं, ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जैसे जैसे ही आप लोग कन्वर्टिंग करते जाएंगे आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। nth टेंसर का मीन यही है कि n कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय टू सुफिक्स सेट, यहाँ पे आप देखें टू सुफिक्स सेट का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि हमारा टेंसर बनेगा ए आई जे, इसमें आई भी वेरी करेगा एंड जे भी। जब आई और जे को वेरी करेंगे तो आपके पास कितनी टर्म्स आएंगी? 9 मैम जी। 9 टर्म्स आएंगी, आगे मेंशन भी है 9, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इंडेक्सेस पे डिपेंड करता है कि हमने कितने इंडेक्सेस यहाँ पे लिए हैं। हमारे पास तो इंडेक्सेस की फॉर्म है, 9 टर्म्स आएंगी जब दोनों का आप वेरी करेंगे। ऑफ 9 आगे मेंशन भी है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिलेटिवली टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम के इज कॉल्ड अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 9 टर्म्स जो हैं दोनों की रिलेवेंट होके आएंगे।
if its component transfers under change of the coordinate system according to the law। अब जो है हमने इनको चेंज करते हुए इनको डिफाइन करना है, फिर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन करनी है। यहाँ पे मेंशन है, अभी मेरे पास 2 के साथ है, इसलिए मैंने इस डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 2 के साथ डिफाइन किया है। यहाँ पे a dash mn is equal to lmi lnj and aij। ऊपर वाले में डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास है ओनली वन इंडिसेस के इंडाइस के ऊपर, ए जे डैश इज इक्वल टू एल आई जे एंड ए आई। अब 2 कंपोनेंट्स के साथ है तो 2 कंपोनेंट्स के साथ डायरेक्शन कोसाइन भी जो है वो उसके डबल हो जाएंगे, उसकी फॉर्म जो है वो डिफरेंट आ जाएगी। इसके अंदर मेंशन करते हुए हमने क्वांटिटीज को के डैश की क्वांटिटीज को मेंशन करना है, डायरेक्शन कोसाइन भी यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ए एम एन डैश are the components of quantity in the coordinate system k dash and LMI is a cosine of the angle between the mth axis of k dash and ith axis of k। Similarly for यही चीज जो है एल एन जे के लिए यहाँ पे भी कंपोनेंट जो है के डैश के हैं और डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ला के लिए हमने इसको एक्सप्रेस करना, सबसे पहले वैल्यूज के अंदर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, फिर फर्दर हम इसको डिफाइन करेंगे कि किस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज है वो कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले तो इसको शो आउट करना है हमने कि दोनों चीजें जो है वैल्यूज सेम किस फॉर्म में, फिर उसको फर्दर आप शो आउट करके डिफाइन कर सकते हो। राइट साइड यहाँ से चूज किया है, ए डैश एम एन वैल्यू हमने ऊपर चूज की हुई है, ये देखें यहाँ पे हमने एम और एन के साथ थोड़ा सा डिफरेंस किया है इसको, इसलिए ये जो एम एन है इसकी जगह पे मैंने ये चीज रिप्लेस नहीं करनी, मैंने इसके ऑपोजिट जो है वो इंडिसेस को नेम देते हुए चेंज करना है। यहाँ पे एम एन के साथ मेंशन किया है आर और एस, इस ए डैश एम एन की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस किया है दो डिफरेंट डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर एलिमेंट्स को चूज करते हुए एक्सिस को आर और एन एस सॉरी डायरेक्शन जो है वो डिफाइन किए। उसके बाद दोनों को कंबाइन किया है, एम वाले कंबाइन कर लिए और एल वाले हमने यहाँ पे कंबाइन किए, ए आर एस एच डी ही रहेगा। ये फर्दर डायरेक्ट जो लिखा हुआ है ये आप लोगों ने बताना ये कैसे लिखा है। एल एम आर की जगह पे यहाँ पे डेल आई आर मेंशन है, एल एन जे एल एन एस इसकी जगह पे डेल जे एस मेंशन है, ए आर एस एच डी है। थ्योरम याद है थोड़े बहुत या नहीं? डायरेक्शन कोसाइन मैम। इन टर्म्स ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा, डायरेक्शन कोसाइन बाद में हम लोगों ने टॉपिक किया, क्रॉनिकल डेल्टा का पहले किया था, लेकिन उसके बाद थ्योरम हमारे पास है जिसके अंदर क्रॉनिकल डेल्टा को इन डायरेक्शन कोसाइंस में और डायरेक्शन कोसाइंस को इन क्रॉनिकल डेल्टा टर्म्स के अंदर डिफाइन किया था। ये डायरेक्ट ही वहां से थ्योरम को यूज किया हुआ है। आप इसको एज इट इज बेशक नहीं करें, आप इसको ओपन करें, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास लाइंस आएंगी L11 प्लस L12 प्लस L13 L32 133 32 के साथ। क्लास माइंड में है या मैं इसको दोबारा से करवाऊं? दोबारा से दोबारा से करवा दूं, आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ और सिर्फ इसका पेज बताऊंगी जिसके ऊपर ये पूरी एक्सप्लेन की हुई है, करवाया भी था मैंने उस वक्त आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग की हुई है, वैल्यूज एज इट इज की है। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? नो मैम। यस मैम जी अब हो रही है।
थ्योरम याद आ गए, ज्यादा पुराना भी नहीं किया हुआ। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा प्रूफ है यहाँ पे। इसको दो तरह से प्रूफ किया हुआ है। एक तो डायरेक्ट ही यूनिट टेंजेंट वेक्टर के साथ किया हुआ है, ई आई जे ई डैश के साथ क्रॉनिकल डेल्टा को हमने प्रूफ किया है डायरेक्शन कोसाइंस के एलिमेंट्स लेते हुए। और सेकेंडली ये पूरा डिटेल से ओपन भी है, यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था आप इसको ओपन करके भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा ओपन करके उसको सॉल्व करके भी डिफाइन किया हुआ है। एल आई के एल जे के इक्वल टू डेल आई जे, ये पूरा डिटेल से 1 बाय 1 वैल्यूज देते हुए तीनों को ओपन करके भी सॉल्व किया हुआ है। सारा का सारा डिटेल से ये किया हुआ है। वहां पे आप लोगों को जब थ्योरम्स करने हैं तो आप लोग डायरेक्ट उसे यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसका सारा प्रूफ करें। ये पीछे वाले जो प्रूफ्स हैं यही यूज हो के आगे सारे के सारे प्रूफ होंगे। ये डायरेक्ट ही यहाँ पे यूज किया हुआ है डेल आई आर डेल जे एस की फॉर्म में। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रही तो आप उसको दोबारा से यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं। सेम उसी वे में डायरेक्शन को साइन लें। ई इसकी जगह पे अगर मैं डायरेक्शन को साइन लूंगी एल एम आई, तो इसकी जगह पे मेरे पास डायरेक्शन को साइन आएगा ई एम डैश इज इक्वल टू एल एम आई, एंड डॉट साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो ई आई आएगा। और सिमिलरली एल वाले को मेंशन करेंगे, एल वाले को मेंशन करेंगे तो आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करके ये डेल आएगा। साथ में ए आर एस एज इट इज आएगा। रिक्वायर्ड वैल्यू है, मैंने डेल आई आर को ए आर एस के साथ कंबाइन किया है, डेल जे एस एज इट इज रहने दिया है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो जब आप ओपन करेंगे सेम वैल्यू जो है वो यहाँ पे फर्दर वैल्यू जो है वो आंसर 1 देंगी और ये आई एस में कन्वर्ट हो जाएगा और डेल जे एस एज इट इज रहेगा। अब इससे डायरेक्ट ही ये वैल्यू लिखी हुई है ए आई एस, ये मैंने कल भी बताया था, दोबारा से फिर बता देती हूँ। इसको आप ओपन करेंगे, आई आर और एस तीनों को वैल्यूज देंगे। यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी जिसमें आई और आर इक्वल आएंगी, यानी कि डेल 1 1 डेल 1 2 डेल 1 3, सिर्फ उस कंडीशन में ये सेम इक्वल आएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते अदरवाइज हैं। जी जी इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैल्यू ना भी देना। बिल्कुल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये लास्ट टाइम कल भी मैंने करवाया था, जो वर्ड की फाइल में मैंने लिख के बताया था कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 1 1 2 2 3 3 जहाँ पे सेम आएंगी, सिर्फ उसके लिए टर्म्स रह जाती हैं, बाकी सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाती हैं। इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। सिमिलरली फिर उसके बाद डेल जे एस के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, इसे भी डायरेक्ट ही मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाती है टर्म्स, सिर्फ और सिर्फ सेम वाली टर्म्स रह जाती है, इसलिए डेल कन्वर्ट हो जाता है 1 1 के साथ और बाकी एलिमेंट्स रह जाते हैं सिर्फ ए आई जे के फॉर्म में। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन इक्वालिटी फॉर्म में, इसको हम इस फॉर्म में भी कहते हैं इक्वालिटी में लिख सकते हैं क्योंकि हमने भी डिफाइन किया है कि हमारे पास ये कंडीशन अगर डिफाइन है तो हम इसको ए एम एन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वालिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स में इसको लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इसके कंपोनेंट्स जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं, कोफिशिएंट के कंपोनेंट्स लिखे हैं। द 9 कंपोनेंट्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एज, सेकंड ऑर्डर के जो है उसको डिफाइन किया यहाँ पे, तो उसके कंपोनेंट जो है हमारे पास 9 ऑर्डर के कंपोनेंट्स आएंगे। बाकी यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाते हैं क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा के अकॉर्डिंग हमारे पास बाकी टर्म्स जो है वो 0 हो जाती है, सिर्फ सेम वाली टर्म्स रह जाती है। एक्सक्यूज मी जी जी मैम जी, हमारा फाइनल का कितना है सिलेबस? फाइनल जो है वो आपके 17 तक क्लासेस हैं और उसके बाद आपका फाइनल जो है वो 20 से या 19 से है, 19 से आई थिंक से। मैम सिलेबस जी, कितना syllabus- होगा? सिलेबस जितना पढ़ लेंगे वो था। क्या समझना तो मांगा ही नहीं किसी ने। मैम जी सच्ची में अगर वेक्टर का करने बैठ जाए फिर बाकी रह जाते हैं। क्या हुआ है? मैम पेपर हमारे पास एमसीक्यू टाइप आएगा तो हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम इसे सॉल्व कर सके। सॉल्व तो करना ही नहीं आप लोगों ने। नहीं मैम एमसीक्यू तो इसको होंगे डायरेक्ट तो डायरेक्ट हम कैसे थोड़ा सा करेंगे? मैं इसीलिए करवा रही हूँ बार बार, दोबारा मैंने फिर आज से वही चीज दोबारा पीछे से दिखाई है कि ये चीजें डायरेक्ट
आप लोगों ने माइंड में रखनी है। प्रूव ऑटोमेटिकली हम लोग कर चुके हैं, उसको कई बार प्रूव किया है। मैम ये डायरेक्ट माइंड में रहती नहीं, क्या करें हम? डायरेक्ट माइंड में नहीं रहती, इनको मैं सबसे नहीं इजी वे रहती। ये है कि इसको आप एक दफा खुद से सॉल्व करें, बुक को देखे बगैर, ऑटोमेटिकली ये माइंड में रहेगी कि ये वैल्यू कैसे नहीं है। वैसे भी इनको याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी। ऊपर अभी डेल्टा की फॉर्म बताई है कि डेल्टा में सिर्फ आप लोगों ने एक माइंड में रखनी है चीज के, सिर्फ सेम वाली वैल्यूज आएंगी जहाँ पे, वहां पे डेल्टा ने आंसर 1 देना, बाकी सब में 0 हो जाना। तो मैम सिर्फ वही पेपर वैल्यूज आपने याद रखने बनाना की है, जरूरत है। डॉक्टर इमरान साहब ने कहा जी पेपर रेलिवेंट टीचर ने ही बनाना है हर सब्जेक्ट का, तो किस टाइप का इसका पेपर आ जाएगा फिर? ये तो भी मीटिंग है हमारी सर के साथ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि पेपर किस टाइप का है। अगर तो पेपर टीचर्स ने ही लेना है और उन्हें ये भी कहा गया है कि हाँ, एमसीक्यूज लें या जैसे मर्जी लें, तो फिर पेपर एमसीक्यू बेस पे भी होगा और क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन जो है इस तरह थोड़ी पता लगता है कि किस तरह, हम तो एनुअल से पीछे से पढ़कर आए हैं, तो एमसीक्यू कैसे बनेंगे हमें तो कोई आइडिया भी नहीं है। अब सर मदर मेरी कुरैशी मैम साहब बात ने ये आप सुनिए। कल चैप्टर नंबर 7 ही स्टेटमेंट, करवाएंगे हमें फाइनल के लिए? बिल्कुल यही 6 और पूरा 7। कर लें आप लोग, यही बहुत है। थैंक यू मैम। वैसे भी आपका कोर्स जो है वो इस 7 चैप्टर के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। मैम जी मिड वाला शामिल नहीं होगा? मिड वाला भी शामिल है, मैं फाइनल का सिर्फ बता रही हूँ कि 7 ही आप लोग के कोर्स की आउटलाइन जो है वो इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जो एमसीक्यू बेस्ड पे है, ये देखिए मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, साथ साथ भी बता रही हूँ, मैम जी छोटे काइंडली छोटे जो मिड वाला, पॉइंट्स हैं। मैम जी क्या आपने दिक्कत है? कहा था कि अगर मेरे बस में हुआ तो मिड में नहीं होगा, अब मिड का तो निकाल दें बीच में से काइंडली। लेकिन मैम अभी एमसीक्यूज तो तो मिड आप में लोग से साथ आएंगे में प्रिपेयर करें, एमसीक्यू तो आएंगे मिड में से, फाइनल में मैम। 60 MCQ एमसीक्यूज होंगे एक चैप्टर में से, कैसे बनेंगे? दोनों में से ही बनेंगे। दोनों में से बनाऊंगी। अगर मैंने बताया है कि अगर पेपर मैं बनाऊंगी खुद से और पेपर आईटी वालों ने नहीं लेना, फिर ये कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ मैं एमसीक्यूज नहीं दूंगी, मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी दूंगी। और अगर पेपर आईटी वालों ने लेना है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पेपर मैम लेते हैं। पेपर आपने ही लेना है, आईटी वालों ने नहीं लेना पेपर। बनाना हम नहीं है। अभी कोई, मैंने आपको बताया भी है कि मीटिंग जो है वो दोबारा से फिर होगी, फिर फाइनल होगा, क्योंकि अभी पेपर होने में, रमजान में पेपर आ रहे हैं, तो अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि क्या आप लोगों के साथ जीतेगी। वैसे मैम भी यही तो है, फाइनल अगर हमें बता दें, हमने तो पेपर देने हैं। मैम जी देखे ना, मदर कुरैशी साहब थे, उन्होंने एमसीक्यूज के टाइप से हमें तैयारी करवानी स्टार्ट करवा दी है, हमें भी पता है कि हमने एमसीक्यूज करने हैं। तो इस तरीके से ये ना हो कल को हम एमसीक्यूज करते रहें, बाद में आप लॉन्ग दे दें तो हम देखते रहें। मैंने इसीलिए आपको कहा है कि आप दोनों तरीके से तैयारी करें। मैंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ एमसीक्यूज तैयार करें। मैंने ये भी आप लोगों को बोला है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूरे डिटेल से नहीं सारे के सारे करवा रही। आप जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है उन्हें भी सॉल्व करें और अनसॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। और सेकेंडली मैं ये भी बता रही हूँ कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो दोबारा से, इसीलिए मैं पूरा टॉपिक रिपीट करती हूँ, जैसे टेंसर वाला मैंने रिपीट किया है, तो उसके अंदर स्केलर है, स्केलर किस तरह हम टेंसर से ड्रा कर सकते हैं, उसके अलावा हम वेक्टर को टेंसर से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह ले सकते हैं, ये मैम छोटे छोटे पॉइंट इसलिए मैं बताती हूँ। सॉल्व मैम फिर मैम अनसॉल्व प्रॉब्लम निकाल दें, सॉल्व कर लेते हैं। यार अब आप चुप करो, किसी और की भी सुन लेने दो मुझे। मैम हाँ जी बोले। मैम अगर आपने पेपर बनाना हुआ तो आप जैसे बोलेंगे हम वैसे प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन उसमें फिर आप चैप्टर नंबर 7 इंक्लूड करिएगा बस। और अगर मैंने सिर्फ उसमें बेशक एमसीक्यूज के लॉन्ग हो पेपर लेने शॉर्ट हुए, हो या मेरी बात एमसीक्यूज। सुने, अगर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पेपर लेना हुआ तो फिर 6, इसीलिए कह रही हूँ साथ साथ तैयार रखें। यूनिवर्सिटी है, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं मैम जैसे आप अपनी शफकत नहीं साहब मनवा, कुछ भी कह हमारी सकते भी हैं। थोड़ी सी मान लें, थोड़ी सी मेरी हमारी मानने मान पे तो लें। डिपेंड नहीं ना करता, यूनिवर्सिटी ने कौन सा मेरी माननी है। नहीं अगर पेपर मैम आपने बनाना हुआ तो। फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी, फिर मैं आपको जितना रिलैक्स कर सकी कर दूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। थर्ड ऑर्डर टेंसर है तुम्हारे पास यहाँ पे,
मीटिंग एंड होने वाली है, 5-6 मिनट शायद रहते हैं। थर्ड ऑर्डर टेंसर है यहाँ पर हमारे पास, तो अब मैंने डिफाइनिंग करनी है क्वांटिटी प्रेजेंट बाय अ सेट ऑफ 3 सुफिक्स। अब मैं इसको यहाँ से पूरा डिटेल से डिफाइन नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ला अप्लाई करना है यहाँ पे। जैसे जैसे टेंसर इंक्रीज होता जाएगा क्रॉनिकल डेल्टा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारी डिफाइनिंग होगी डायरेक्शन कोसाइंस की, उसमें अगर आप देखें कि एलिमेंट जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, इंडिसेस इंक्रीज होंगे। पीछे जब टेंसर डिफाइन किया वहां पे उसमें मेन पॉइंट बोला था डेल्टा कह रही हूँ, टेंसर जो है उसका ऑर्डर जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगा इन्फिनिट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि इंडिसेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे 3 डिफाइनिंग की है, 3 ऑर्डर के नंबर्स के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पे भी 3 है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 2 के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन उनमें देखते हैं चेंजिंग जो है वो 3 डायरेक्शन कोसाइन आ गए MINJPK के साथ, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास डैशेस के साथ है A-MNP। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखें, लिखा हुआ डिफरेंस चेक करवा रही हूँ, ये एमसीक्यूज में इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं। तीनों डायरेक्शंस कोसाइंस में L के साथ अगर पहला वाला एलिमेंट देखें तो क्या बन रहा है M N एंड P। I J के जो बन रहे हैं वो सेकंड जो साथ में आ रहा है A I J के, उसके इंडिसेस है, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा गया है। पहले वाला कहता है जो A-MNP है वो हमारे पास K- है। इसी तरह LMI, इसमें M जो कंपोनेंट है वो K- का है और I कंपोनेंट जो है वो हमारे पास K कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। सिमिलरली LNJ एंड LPK भी सेम उसी फॉर्म है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में जब हमने इसको डिफाइन करना है, हमने ये चीज डिफाइन करनी है कि AIJK इज इक्वल टू LMI LNJ LPK के साथ हमारे पास डैश वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पे डिफाइन होगा। अब डैश वाला एलिमेंट आप लोगों ने फिर से डिफाइन यहाँ पे करना है, मैं इसको सारा ओपन नहीं कर रही, सिंपल वही फॉर्म है जो हमारे पास A-MNP है, इसकी जगह पे ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, सिर्फ और सिर्फ उसके पॉइंट चेंज करके, इंडिसेस को चेंज करके, क्योंकि सेम इंडिसेस लेंगे तो आप लोग खुद ही से कंफ्यूज हो जाए किस फॉर्म में करना है। अब 1 बाय 1 M वालों को M वाले के साथ मेंशन किया जैसे हमने सेकंड वाले में किया था। N सेम को सेम के साथ यहाँ पे कंबाइन किए, कंबाइन करने के बाद फिर से दोबारा क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म यहाँ पे मेंशन की है। दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगी ये किस तरह लगाया, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया है, क्योंकि दोबारा से फिर वही प्रोसेस आएगा जो पीछे था। सिर्फ ओपन करें, ओपन करने में जो सेम वैल्यूज हैं वो सिर्फ आएंगी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी। फिर उसका 1 बाय 1 ARST के साथ कंबाइनिंग की है और कंबाइन करने के बाद आपके पास लास्ट पे यही चीज आ जाती है। इट्स मीन के इनवर्स लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स जो है उनका इनवर्स आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो है वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज ही मेंशन होते हैं। नोट दैट इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म, तथा इस फॉर्म के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन 2, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू IJK है। I को 1 लेंगे, J को 1 लेंगे, K को 1 लेंगे, पहले ये आ जाएगा, फिर K को वेरी कर लें लास्ट वाले एलिमेंट को, फिर उसके बाद J को वेरी करते जाएं, फिर 3 कंपोनेंट्स के साथ जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे यूज होते जाएंगे। नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 14। मैम जी हम पीछे कुछ छोड़ नहीं है। एग्जाम्पल 13 सेकंड से आगे। ये थ्योरम 7.9 ये मैंने नहीं खुद ही करवाया, ये आप लोग खुद से करेंगे। इसमें क्रॉनिकल डाटा है, कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक 2 के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना है, मैंने ये खुद ही नहीं करवाया। इससे पीछे वाली एग्जांपल भी है एक, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स के लिए है। प्रूव दैट AI एंड BJ आर 2 फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर है। फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर का क्या मतलब आएगा, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर है, इट्स मीन ये वेक्टर के कंपोनेंट्स है, दैट इज में उसके आगे वेक्टर भी लिखा हुआ है कि वेक्टर के कंपोनेंट है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर होगा तो वेक्टर है, अगर 0 ऑर्डर टेंसर है तो स्केलर है। उसके अलावा थर्ड 4 और जितने भी ऑर्डर्स के टेंसर है वो एज इट इज ही अपनी वैल्यूज के साथ ही कहलाते हैं। देन देयर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर के अकॉर्डिंग ये वेक्टर ही कहलाएंगे। 2 वेक्टर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट करेंगे, इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, कहता है ये प्रोडक्ट से हमारे पास सेकंड ऑर्डर का टेंसर बनेगा अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले लेट कर लिया CIJ के हिसाब से, इज इक्वल टू BI और BJ, इन दोनों का प्रोडक्ट था, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को नेम दिया जस्ट यहाँ पे। देन वी हैव द प्रोडक्ट AIJ
bj इज इक्वल टू cij। इसको हमने अब cij को प्रूव करना है कि इसके कंपोनेंट जो है वो सेकंड ऑर्डर के कंपोनेंट्स है। सेकंड ऑर्डर के कंपोनेंट से प्रूव करने के लिए हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑर्डर लिया है इसका डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से a-m इज इक्वल टू lmi एंड ai, और bn को भी हमने यहाँ पे लेट कर लिया है। अगर आप देखें इसके राइट साइड पे ai और bj है, यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है ai और bj के हिसाब से, इसलिए हमने ai और bj जो है डायरेक्शन कोसाइन के साथ दिया है। नहीं भी आप लेना चाह रहे हैं आप इसको राइट साइड से लेफ्ट पे ले जाएं और लेफ्ट वाले को राइट पे बना लें। मल्टीप्लाइंग की इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ से फाइंड करना है ai और bj। दोनों को रिक्वायर्ड को हमने फाइंड आउट जब करना है तो मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए मैंने ये चीज मेंशन की है। इसको किसके इक्वल लिया है, cij के इक्वल लिया हुआ है। नेम दिया है उसको, जस्ट आप ना भी लिखें एज इट इज ही लिख लें तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लेफ्ट साइड है उसको मैंने नेम दिया था mn के हिसाब से, तो डैशेस के हिसाब से ही उसका नेम भी यहाँ पे मेंशन किया। अब आगे फर्दर अगर आप देखें उसने मेंशन कर दिया वेयर सी एम एंड आई, इसको हमने जस्ट नेम दिया यहाँ पे। ये चीज क्या डिफाइन हुई है हमारे पास, हमने क्या चीज डिफाइन करनी थी यहाँ पे, हमने जस्ट यही चीज डिफाइन करनी थी कि ए आई और बी जे इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। सेकंड ऑर्डर टेंसर है तो इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइंस के जो एलिमेंट्स आएंगे वो टू डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे एल एम आई एल एन जी। इसमें आई एम आई जे जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन जो है वो टू ही आने चाहिए। अभी जो 3 वाला किया है उसके अंदर देखें 3 वाले में डायरेक्शन कोसाइन मैंने अभी भी बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन कितने होते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे टेंसर के, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन घटते जाएंगे। 4 वाला लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, हाईएस्ट लेंगे, हाईएस्ट यहाँ पे आगे प्रूफ भी किया हुआ है, हाईएस्ट लेंगे तो उसके अंदर और मजीद ज्यादा बढ़ते जाएंगे। हाईएस्ट वाला जो है वो हम कल करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम थ्योरम जो है 7.10 ये आप लोगों ने खुद से करना है। हायर ऑर्डर वाले जो टेंसर है वो हम लोग कल करेंगे। अभी आप लोगों का यहीं तक वर्क है कि हायर ऑर्डर टेंसर से ऊपर वाला आप लोगों ने करना है। तो यार आपने अटेंडेंस ले ली है? यार मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम। यार किधर गायब हो गए? मैम डिस्कनेक्ट हो जी, गया मैम लगता जी बोले। मैम जी कल जो हमने अल्टरनेटिंग सिंबल वाला पढ़ा था उसमें अगर अल्टरनेटिंग मतलब ई आई आई जे के मैम जी तीनों 1 1 हो जाए तो फिर क्या पुट करना है, मतलब अल्टरनेटिव तीनों वाला सेम अगर हो जी जाए। जी बोले बोले। मैम जी 2 में था ना कि अगर 2 सेम हो तो 0 पुट करना है, अगर तीनों सेम हो जाए तो फिर क्या पुट करना है अल्टरनेटिंग सिंबल में। अल्टरनेटिव सिंबल में जी मैम। इसमें जब तीनों हमारे पास सेम हो जाएंगे तब क्या पुट करना है, आपका ये क्वेश्चन है? जी मैम। तीनों जब सेम हो जाएंगे तब भी वो 0 ही आएगा क्योंकि हम वहीं पे स्टॉप रहेंगे पॉइंट पे। जी थैंक यू मैम। ठीक है, ये सिर्फ 2 की सेम की कंडीशन थी, जब तीनों सेम हो गए तब भी वो 0 ही आएगा। ओके मैम। अब कल आप लोगों के साथ क्लास है 9 बजे, उससे पहले तक आप लोगों ने ये ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर से ऊपर तक है वो कर लेना है। और 2256 आप इनरोलमेंट में हो? अनफाल जाहिद यस मैम। आप इनरोलमेंट में हो? आपकी इनरोलमेंट जी है? मैम। आपके साथ के बाकी क्यों नहीं क्लास ले रहे? यस मैम। मैम हमारी क्लास के बस 3 बच्चे हैं जिन्होंने इनरोलमेंट करवाई है, तो बच्चे शायद हमारी क्लास का एक लड़का है वो क्लास नहीं लेता, बाकी हम 2 लड़के हैं, हम तो रोज क्लास लेते चलें ठीक है। हैं। जी मैम। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।